हेलो जैन साथियों। देखिए यूपी ट्रिपल एससी लो और पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। अगस्त में 23 अगस्त को होगी। उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन टॉपिक से बनेंगे। 5 टॉपिक हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन्हीं 5 टॉपिक से जो हैं, इन्हीं 5 टॉपिक से 65 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? 65 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएँगे। इन्हीं से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश और डाटा इंटरप्रिटेशन। हिंदी भी है, हिंदी भी 10 नंबर की है, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो 75 नंबर हो जाते हैं, ठीक है? 75 नंबर, बाकी के जो 25 नंबर है वो इतिहास, भूगोल, एटीसी से आएँगे। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो इन्हीं का रहेगा, ठीक है? ये 5 जो पॉइंट है यहाँ पर, इन पाँचों का ही रहेगा। अगर इन पाँचों की हम अच्छे से तैयारी कर लें तो 65 नंबर तो पक्के हो जाएँगे। अगर इनकी अच्छे से तैयारी कर लें, साथ में अगर हिंदू जोड़ दें तो 75 हो जाएँगे, ठीक है? तो इन्हीं को सबसे पहले कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? डिटेल के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, इनको अगर पढ़ते हैं तो 2021 में भारतीय अंतरिक्ष यानी कि इसरो ने जो है देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, ठीक है? एक मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रांस के साथ किए थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब के समय में जो है ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हैं हम वो देखेंगे इसमें। इम्पोर्टेंट इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़, ये जो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है क्या? ये जो है, ये एक मिशन ऐसा मिशन था कि ये अंतरिक्ष में मानव के साथ गगनयान भेजने का एक मिशन है, ठीक है? एक गगनयान भेजा जाएगा जो मानव सहित होगा, ठीक है? मानव रहित भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन मानव सहित है ये, मानव जाएँगे, 3 अंतरिक्ष यात्री जाएँगे इसमें, ठीक है? 3 अंतरिक्ष यात्री जाएँगे, इस बात को याद रखना है। और ये 2027 की पहली तिमाही में इसका टारगेट है भेजने का, ठीक है? भारत का 2027 में, इससे पहले 3 देशों ने भेज भेज दिए हैं, ठीक है? इसके अलावा इसरो है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है? 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, ठीक है? और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है? जो इसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके वी नारायण, वी नारायण, ठीक है? ये इसके अध्यक्ष हैं, तो ये इसको याद रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और भी हम इसमें देखेंगे। एक चीज़ और इसमें याद रख लेंगे कि ये जो गगनयान भेजा जाएगा ना 2027 में, इसका जो टारगेट है, तो इसको जीएसएलवी, जीएसएलवी, ये एल है, एम के थर्ड, ठीक है? इसके द्वारा भेजा जाएगा, इसको याद रखना है, जीएसएलवी एम के थर्ड। यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो एआई का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी, ठीक है? 1956 में, 1956 में इन्होंने एआई का प्रयोग किया था, एआई शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है? एआई शब्द का प्रयोग किया था 1956 में जॉन मैकार्थी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का मिसाइल मैन, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? और इसमें जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, ये कौन है भाई? ये जो हैं, ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं, ठीक है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, ये कौन है? ये इसी तरह से ये भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? मैंने ये बताया था 1969 को हुई थी, 15 अगस्त की, 15 अगस्त की डेट थी, ठीक है? 15 अगस्त याद रखना है ये, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो के बारे में बात हो चुकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 5G तकनीक में जी का पूर्ण रूप क्या है? तो जी का है जनरेशन, ठीक है? जनरेशन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, जनरेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हैं? 5G की शुरुआत कब हुई थी ये देखना है हमें, ठीक है? पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 5G की शुरुआत हुई थी वो 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी, ठीक है? 1 अक्टूबर 2022 को शुरुआत हुई थी। और इसमें जो है किस कंपनी ने शुरुआत की थी? एक तो जियो ने और साथ में एयरटेल, ठीक है? साथ में एयरटेल और जियो। इसके अलावा 2G, 3G को भी देख लेते हैं, 3G को, 3G और 4G, ठीक है? 3G की शुरुआत कब हुई थी? 3G की हुई थी 2009 में, ठीक है? ये ऐसी-ऐसी चीज़ें अब ज़्यादा आ रही हैं,
ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर यूपी सिलेबस से ही पूछ रहा है। 3G 2009 में शुरुआत हुई थी और किस कंपनी का सिम था? बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल ने शुरुआत की थी। 4G को 2012 में, और इसी के 10 साल बाद जो है 5G शुरुआत हुई थी। इस तरह से याद कर लेंगे। इसको जो है एयरटेल ने, ठीक है, उस समय पर जियो नहीं था, तो एयरटेल ने इसकी शुरुआत की थी 2012 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने इसकी खोज की थी डीएनए की। और ये खोज हुई कब थी? ये 1869 को की थी, ठीक है, 1869 को की थी फ्रेडरिक मिशर ने। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म, ठीक है, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। डीएनए की हो जाएगी फुल फॉर्म इसकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी तरह से इसमें से डीऑक्सी हटा देंगे, बाकी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किसकी है? आरएनए की खोज है, ये आरएनए की फुल फॉर्म है, सॉरी, ठीक है, 1869 में खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें ये ग्रेगर मेंडल जो है, ये किसके जनक है? ये तो ये आनुवंशिकी के जनक है, ठीक है, ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन में वैसे वाटसन और क्रिक के बारे में भी है कुछ बात, लेकिन वो थोड़ी सी फिर जो बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है, ठीक है, सीडेक ने बनाया था पुणे में, ठीक है, सीडेक ने। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एरावत दिया हुआ है, ये ठीक है, एरावत, ठीक है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। अब ये एरावत जो है, इसमें एरावत में कोई एक चीज और जोड़ेंगे, PSAI, ठीक है, PSAI। तो एरावत जो है ये वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर है एरावत। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रिस्प CS9 तकनीक का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो जीन एडिटिंग में होता है, जीन एडिटिंग। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन एडिटिंग। और मैंने ये बताया था कि आनुवंशिकी के जो जनक कौन है, आनुवंशिकी के, तो ये हैं, कौन बताए थे मैंने अभी, बताए थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का अर्थ कितने मीटर से संबंधित है? तो ये 10⁻9 मीटर से संबंधित है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिटेल की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, जिसमें डिटेल की आवश्यकता होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज होंगी, उसकी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यह है क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब शुरू हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है पहला जो परमाणु परीक्षण था, और याद रखेंगे उसको पोखरण 1 भी कहा जाता है, ठीक है, पोखरण 1 भी कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हुआ था ये पोखरण में हुआ था, राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में हुआ था ये परीक्षण, इसलिए इसको पोखरण फर्स्ट भी कहा जाता है। और ये हुआ कब था? 1974, ये इसमें पूछा है, इसकी डेट भी याद रख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, डेट है 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 को हुआ था, ठीक है, इसकी डेट भी याद रख सकते हैं वैसे, अगर 1974 भी 74 भी याद रखेंगे तो भी काफी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करने के लिए है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, सूर्य का अध्ययन करने के लिए है आदित्य L1 मिशन, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को जो है प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? तो क्यूबिट कहा जाता है, क्यूबिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू की थी? तो मैंने ये बताया था, तो 3G शुरू की थी, किसने शुरू की थी? 3G शुरू की थी BSNL ने, ठीक है, 3G BSNL ने, 4G एयरटेल ने, और 5G जो है वो जियो ने और एयरटेल दोनों ने की थी, उनकी डेट भी मैंने बताई है। 2G, सॉरी 3G देखेंगे इसमें, चलो 2G की, वैसे 2G के बारे में क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे 1995 है वैसे, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं था 2G, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। इसमें 3G 4G और 5G याद रखेंगे बस, ठीक है, इनको याद रखेंगे, इनकी डेट मैंने भी बता दी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव जीनोम का जो मुख्य उद्देश्य था ना, तो मानव डीएनए की पूरी मैपिंग करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि ये जो है 1990 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये प्रोजेक्ट था, तो ये 1990 में स्टार्ट किया गया था और 2003 में ये पूरा हुआ था, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
यहाँ से तो क्वेश्चन ये बन चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब शुरुआत हुई थी, कब पूरा हुआ था, 2003 में पूरा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो मैंने अभी बताया था गगनयान मिशन जो है वो मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्री यात्रा से संबंधित है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है, 2027 की पहली तिमाही में इसका जो है टारगेट है लॉन्च करने का, और जीएसएलवी एम के थर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट होता है, ठीक है, इस रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान की प्रकृति कैसी नहीं है ये बताना है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तो इसमें सही नहीं बताना है, ये बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, कुल मिलाकर के ये बताना है इसमें। तो विज्ञान की ये जो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, बिल्कुल ठीक है, अस्थायी होता है, स्थायी तो होता नहीं है, नई-नई चीज़ें खोज करता ही रहता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, तो संदेहवाद को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं है, तथ्यों का समुच्चय नहीं है, बल्कि ये नई-नई खोज करता रहता है, ये इसी चीज़ के बराबर है। जैसे विज्ञान हमेशा अस्थायी है ना, तो उसी तरह से है ये भी। ठीक है, तो विज्ञान ये समतुल्य नहीं है, इसमें जो है ये नई-नई खोज करता रहता है विज्ञान, तो ये तथ्य का समुच्चय नहीं है। विज्ञान सीखने के अंतर्विषयक क्षेत्र हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा इसका, यही इसमें गलत है, यहाँ पर ये तथ्यों का समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो कार्य सिद्धांत क्या है वॉशिंग मशीन का? तो अपकेंद्रीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रीकरण जब इस तरह से ये घूमती है ना अंदर की तरफ को, जो अंदर की तरफ बल लगता है तो अपकेंद्रीकरण होता है, और बाहर की तरफ को जो लगता है ना, बाहर की तरफ को ये बल जो लगता है, तो ये होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल होता है जैसे दूध से दही का निकलना, जैसे दूध होता है, दूध को जो चलाते हैं तो बाहर की तरफ को निकलता है, तो वो अभिकेंद्रीय बल लगता है उसमें, और ये अंदर की तरफ को लगता है, इसमें अपकेंद्रीय बल होता है ये। ठीक है, इसी तरह से इसमें अगर देखें परासरण, परासरण क्या होता है भाई? परासरण, परासरण और एक विसरण भी है इसमें। परासरण और विसरण में अंतर जान लेंगे। विसरण क्या होता है? विसरण को मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। उदाहरण के इसका उदाहरण जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती हमने जला दी, ठीक है, अगरबत्ती कमरे में जला दी तो उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में फैल जाएगी। या ऐसा मानो कि अगर स्याही को पानी में डाल दिया जाए तो स्याही को फैल जाती है वो, ठीक है, तो ये होता है विसरण। और परासरण क्या होता है? परासरण, परासरण होता है मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही बताऊंगा। तो परासरण क्या है? परासरण जैसे ऐसा मान लेंगे कि किशमिश होगी, किशमिश को अगर पानी में डाल दिया जाए, पानी में, तो वो फूल जाती है, ठीक है, ये परासरण होता है। विसरण क्या होता है? ये फैल जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई पीजोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा पीजोमीटर। इसमें ये दिया हुआ है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है भाई? तो मैनोमीटर जो है ये, मैनोमीटर ये द्रव का दाब मापने के लिए होता है, ठीक है, जो द्रव होते हैं उनका दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए, ठीक है। और बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर होता है वायुमंडल का दाब मापने के लिए, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस सागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा फेदोमीटर। यूडियोमीटर क्या है भाई? यूडियोमीटर, तो यूडियोमीटर जो होता है वो गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, ठीक है, गैस मिश्रण में परिवर्तन, परिवर्तन मैंने गलत लिख दिया है, ये मिश्रण में परिवर्तन को मापता है, ठीक है, परिवर्तन को, मात्रा का जो परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर मैंने बताया है क्या होता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। और पेरिस्कोप जो है ये पेरिस्कोप जहाज़ों पर जो है पानी का स्तर देखने के लिए किया जाता है यूज इसका। अगला क्वेश्चन है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार टीडब्ल्यूआर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए, किसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, कैलोरी मीटर, ठीक है, कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ और देख लेंगे, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ, ये हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे इसमें एक अल्टीमीटर देख लेंगे, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के अलावा हाइग्रोमीटर है, दो हैं, एक ही ऐसे ही है, हाइग्रो और हाइड्रो, ठीक है।
हाइग्रो और हाइड्रोमीटर ये 2 चीज़ें हैं इसमें, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसमें क्या है कि ये अल्टीमीटर जो है ना अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर विमानों की ऊँचाई को मापता है। जो विमान होते हैं उनकी ऊँचाई को मापता है अल्टीमीटर। और जो हाइग्रोमीटर होता है, तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, ठीक है? सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। अब हाइड्रो जो है हाइग्रो में कैसे अंतर रखेंगे? जो हाइड्रो होता है ना हाइड्रो कहते हैं द्रव को, ठीक है? तो ये द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापता है, ठीक है? अपेक्षिक, ठीक है इसमें? ये अपेक्षिक हो जाएगा। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापता है ये। ठीक है? तो ऐसे याद रखेंगे और इसमें ये वायु की हाइग्रोमीटर और हाइड्रो जो कहते हैं वो द्रव को कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि अब इसको पढ़ेंगे ना तो पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो इसमें तो यही ठीक है इसका, ठीक है इसका यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में अब इसको पढ़ेंगे ना ये पढ़कर ही लगा सकते हैं। इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य जो होता है उसको उठाने में कम होता है, ठीक है? ये चीज़ साफ-साफ दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो तो ऊर्जा का कौन-सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है, ठीक है? तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, माचिस की तिल्ली, जो तिल्ली होती है और माचिस होती है, तिल्ली पर कौन-सा पदार्थ होता है और माचिस पर कौन-सा पदार्थ होता है? तो तिल्ली पर कौन-सा होता है भाई? जो तीली होती है, जैसे तिल्ली तिल्ली के ऊपर गोल-गोल लगा रहता है, तो उस पर जो होता है पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है? पोटेशियम क्लोरेट और माचिस पर जो होता है तो इस पे होता है फास्फोरस, ठीक है? फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस माचिस पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद कहाँ गिरेगी? उसके हाथों में गिरेगी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस स्थिति में दोनों का वेग समान है, ट्रेन का भी और व्यक्ति का भी, दोनों का वेग समान होगा, इस वजह से वो उसके हाथों में ही गिरेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है? लैक्टोमीटर अगर दूध शुद्ध है तो ये तैरता रहेगा, अगर दूध अशुद्ध है तो डूब जाता है, ठीक है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि कोई वस्तु जब पानी पर तैरती है तो उसके द्वारा हटाया गया भार उसके जो वस्तु जितनी पानी में डूबती है तो उसके बराबर होता है उस भार के जो पानी हटाती है वो, ठीक है? यही आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है? चमगादड़ों द्वारा तो चमगादड़ में तो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, पराश्रव्य तरंगों से अपने शिकार का पता लगाती है चमगादड़। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई मापता है, बिल्कुल ठीक है, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता है। आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने के लिए, तो आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने के लिए तो रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? रडार का। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? ठीक है? कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकाने में मदद मिलती है। कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक कम होने से तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। तो उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक जो तेजी से ये खाना पकाने में सक्षम बनाता है, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक में कोई बदलाव तो होता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2 काँच के गिलास एक दूसरे से एक अंदर दूसरा बाहर चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? अलग किया जाता है उसको पानी में डाल कर के, जो बाहर वाला गिलास होता है, उस पे गर्म पानी डाला जाता है। तो अंदरूनी गिलास वाला तो नहीं होगा, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसका उल्टा है थोड़ी-सी। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएँ साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है? दूर की वस्तुएँ साफ नहीं दिखाई देती, जिसको मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया, ठीक है? उसी प्रकार अगर उत्तल लेंस की बात करेंगे, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है निकट की वस्तुएँ साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है? निकट की वस्तुएँ।
तो थोड़ा-सा उल्टा है, याद रखेंगे इस तरह से इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से क्या नापा जाता है? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को मापा जाता है। और एमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा को। ठीक है, विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से। तो इसमें जो है ये विद्युत परिपथ जो होता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है इसको। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का, ये मैंने बताया था, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, तो किससे? ये होते हैं टेफलॉन से। ठीक है, टेफलॉन, टेफलॉन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो आमतौर पर इसमें आर्गन तो है नहीं, तो इसमें एक्रिलिया नाइट्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, आर्गन भी होती है, एक्रिलिया गैस आर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते? वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। शीशे के उद्योग में भी करते हैं, बोरेक्स उत्पादन में भी होता है, पानी के स्थायी खारेपन को हटाने में भी, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? तो क्लोरीन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह केवल पानी की हिमांक को कम करता है, यह केवल पानी के क्वथनांक को कम करता है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिल्वर नाइट्रेट भी है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जब मतदान होता है ना, मतदान में जो स्याही लगती है कंच की उंगली पर, ठीक है, नीला नीला सी होती है, तो वो यही होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक नए चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो टेफ्लॉन, अभी क्वेश्चन आया था टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में प्रयोग की जाने वाली, तो ये गैर रिचार्जेबल उपकरणों में नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये रिचार्जेबल होती हैं। लिथियम बैटरी जो होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, ये बात याद रखनी है। लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, देखो ये सब चार्ज ही होते हैं, ये स्कूटर वगैरह। ठीक है, ये तो ये स्कूटर ये चार्ज ही होते हैं, तो इनमें क्या आता है, बिल्कुल ठीक है। लिथियम आयन बैटरियाँ बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं भी, फट जाती हैं, ज्वलनशील हो सकती हैं। तो केवल एक, दो और तीन इसका ठीक है, एक वाले तो शहरी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेऑन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारी मशीनों में किसको लिब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? लिब्रिकेंट के रूप में भारी मशीनों में, तो भारी मशीनों में किसको? ग्रेफाइट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ग्रेफाइट को।
पेंसिल में भी इसका प्रयोग होता है। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक जो होते हैं ये मृदु और कठोर, ये बात ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा इसका ए ही। संश्लिष्ट अपमार्जक होते हैं तो ये मृदु और कठोर जल दोनों में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी को शुद्ध करने के लिए, तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीनीकरण। मैंने ये बताया था क्लोरीन वाला क्वेश्चन आया तभी क्लोरीनीकरण हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है ये। टैक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है। टैक्साफेन कीटनाशी के रूप में क्या कार्य करता है? तो धूमक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, धूमक। तो ये 50 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है।